हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। देखिए, ईवीएस एनसीईआरटी समरी का ये लास्ट क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं जो कि सीटेट की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और प्रश्न कई बार यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे जरूर देखें और साथ ही इसको नोट डाउन भी कर लें। यहाँ पे एक लड़की कहती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हांगकांग में लोग सांप खाना पसंद करते हैं और वहाँ पे जो डिश है इसका सांपों से बना हुआ उसको हम लोग लिंग हू फेन कहते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। आगे दिया गया है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर उसका स्वाद जो था वो अलग था और इनकी माँ ने कहा कि अरे यह तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली है, तो स्वाद अलग होगा ही। देखिए क्या है कि उत्तर भारत में ज़्यादातर कश्मीर वगैरह जो हो गया, तो हमारे तरफ जो भी सब्जियां बनती है चाहे जो कुछ भी बने वो लगभग सरसों के तेल में ही बनाई जाती हैं। लेकिन गोवा में क्या है कि वो समुद्र के किनारे है, वहाँ पे नारियल की अधिकता है, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती है वो नारियल के तेल में बनी होती हैं। तो ये हो गई एक बात, आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, इसने बताया कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरा जमीन के नीचे। यानी यह बात कर रहा है एक नारियल से बनी हुई कड़ी की, यानी कि जो कि नारियल कहाँ से प्राप्त होता है, ऊंचे पेड़ से प्राप्त होता है, और दूसरा जमीन के नीचे जो इसका नाम है टैपियोका यानी कि साबूदाना। यह पेड़ के जड़ों से निकाल कर बनाया जाता है। तो यहाँ तक हो गई बात। केरल में लोग क्या खाना पसंद करते हैं, टैपियोका और नारियल से बनी हुई चीजें। आगे देखेंगे। आगे लुई ब्रेल की कहानी दी गई है। लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस देश के रहने वाले थे। कहाँ के थे तो आप लोग याद रखेंगे, फ्रांस के रहने वाले थे। जब वह 3 साल का था तब वो एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। लुई ब्रेल की जो आंखें हैं वो नुकीले औजार से चोट लगने के कारण खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, वो तरीका था छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और क्योंकि वह उभरे होते हैं इस कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इससे संबंधित प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि जो है अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो इससे हमने यह सीखा कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, लुई ब्रेल ने किया। वे कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। और यह जो ब्रेल लिपि होता है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। देखिए कुछ इस तरह के होते हैं ब्रेल लिपि, जिसमें 6 बिंदु के माध्यम से छूकर कुछ ऐसे उभरे हुए बिंदु बनाए गए होते हैं जिनको छूकर इंसान पढ़ लिख सकता है। तो यही है हमारा ब्रेल लिपि। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। आगे विभिन्न राज्यों में या फिर विभिन्न स्थानों पर बनने वाले अलग अलग तरह के घरों के बारे में बताया गया है। देखिए इन चीज़ों के माध्यम से यह पाठ्यपुस्तक में देने का मतलब यही है कि बच्चों को इस बात से अवगत कराना कि न केवल हमारे खान पान में बल्कि रहन सहन में, पहनावे में, साथ ही घरों में भी काफ़ी विविधता है। विभिन्न राज्यों में घर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, इस बात से वो परिचित हो सके। साथ ही सीटेट में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए इसने बताया कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, जैसा कि सब कोई जानता है कि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है तो मजबूत जो बांस के खंभे होते हैं उस पर बनाया जाता है। 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये जो भी घर दिख रहा है आपको, ये अंदर से भी लकड़ी से ही बने होते हैं और ऐसे ये बांस के खंभे पे बनाए जाते हैं 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे।
आगे इसने बताया कि मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ बारिश के साथ बर्फ़ भी पड़ती है, ठंड ज़्यादा होती है और तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, सर्दियों में धूप सेकना किसे अच्छा नहीं लगता। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो मनाली में मकान कैसे बनते हैं? लकड़ी के भी या पत्थर के बनाए जाते हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है, मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में बारिश कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। राजस्थान में जो ज़्यादातर घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। घरों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना पहुँच सके। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इन घरों की जो छतें होती हैं वो कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये हो गई राजस्थान के घर की बात। आगे देखेंगे हम लोग। आगे दिया गया है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग गांव वगैरह से जाते हैं रोजगार की तलाश में। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह जो है वो कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, जैसे सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। अगर आप बड़े शहरों में गए होंगे तो आपने देखा होगा। वाकई शहरों में घर की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे डल झील के बारे में बताया गया है। डल झील कहाँ है? तो श्रीनगर में है। और श्रीनगर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। इस बात को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। डल झील में क्या है, ये हमने पहले इससे पहले की क्लास में भी देखा था। डल झील में इस तरीके के हाउस बोट चलते हैं। साथ ही इस तरीके के छोटे छोटे वो चलते हैं जिसको शिकारा बोला जाता है। वहाँ की भाषा में इसको शिकारा बोलते हैं और इस पे बैठ के लोग डल झील में घूमते हैं। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है, कहवा जो है एक कश्मीरी चाय है। इसमें इलायची और बादाम डाला जाता है। कहवा जो है वो एक कश्मीरी चाय है जो कि कश्मीर में बनाया जाता है। इसमें इलायची और बादाम डाला जाता है। ज़्यादातर यह श्रीनगर में मिलेगा अगर आप लोग घूमने गए होंगे तो। आगे दिया गया है, चार चिनार जो है वो डल झील के बीच एक प्यारा सा टापू है। देखिए ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे चार चिनार के पेड़ लगे हुए हैं। यही है चार चिनार जो है वो क्या है? डल झील के बीच एक टापू है। यहाँ तक होगी बात। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। जहाँ पे पानी की कमी होती है, ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वो समझ पाएंगे। देखिए क्या है कि जहाँ पे पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग मजबूरी में पानी इसका वो बचत करने के कई तरीके अपनाते हैं। तो इन बातों को बच्चों को बताया जाना चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि पानी सबका साझा है और इस बात को समझ के वो खुद भी पानी की बचत करे, उसे फेंके नहीं। आगे देखेंगे। तो क्या है कि शिक्षकों को इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करना चाहिए बच्चों से। यह चर्चा जो है पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। तो बच्चे के साथ जो स्कूल में अगर आप शिक्षक हैं तो वहाँ पे जाके आपको यह बताना आवश्यक है, क्योंकि पानी सबका साझा है। यह किसी एक का नहीं है कि जहाँ उपलब्ध है वहाँ आप इसको बहा दें और जहाँ किल्लत है वहाँ लोग ऐसे ही रह जाएं। इस बारे में बच्चों के सुझाव सुनना और इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। उन्हें स्वयं से ही सुझाव देना चाहिए और जो वो सुझाव खुद से बता रहे हैं उनको सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको डांट के हम ऐसे ही डांट डपट के बिठा दें। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे। आगे टांका के बारे में बताया गया है। क्या है कि राजस्थान वगैरह जगह पर जहाँ की पानी की कमी है वहाँ कुछ लोग क्या है बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है, यानी टांका बनाकर आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं और टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे कि छत पर जो बारिश का पानी हो वो नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। और छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कि जो कूड़ा कचरा है वो टांके में न जा सके और यह जो पानी है साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना होता है। यह छत जो है कुछ ढलवा बनाया जाता है ताकि यहाँ ये नाली के सहारे पानी जो आंगन में यहाँ टांका बनाया हुआ है
इसमें जाके स्टोर हो सके। और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है ताकि उसमें कुछ भी गंदगी प्रवेश ना करे। साथ ही यहाँ पे जो नाली है इसके पास भी एक जाली लगाया हुआ होता है ताकि छत पे जो कूड़ा कचरा है, जो गंदगी है, वो अंदर टांकी के पानी में न जाए। और इस पानी को क्या है कि बाद में साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। तो यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। देखिए, जब कोई भी शास्त्रीय नृत्य होता है तो उसमें कुछ भाव होते हैं और कुछ मुद्राएं होती हैं। तो जो फेस के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, फेस की भाव भंगिमाओं के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं लोग, उसको भाव बोलते हैं। जैसे इसको देख सकते हैं आप, यहाँ जो नृत्य करती हुई एक महिला की तस्वीर है, इसने जो इसका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग भाव बोल सकते हैं। लेकिन जो ये हाथों का जो आकार है, जो उंगलियों की आकार है इस तरीके की, इसको हम लोग मुद्रा बोलते हैं, जो कि नृत्य में इस्तेमाल किया जाता है। और इससे आप इनकी भावों को समझ सकते हैं। ये भावों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।